हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। और काफ़ी नज़दीक परीक्षाएं हैं, इसलिए लगे होंगे। आपको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दोस्तों। और इसी तरह जो है कमिटमेंट के साथ लगे रहिए। हमारा नैन आईएएस यूट्यूब चैनल इस दिशा में जो है आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करता है। हमारी प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस जो है समय से उपलब्ध हो रहे हैं, आगे भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो भी बचा हुआ सिलेबस है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीएससी दे रहे हो, या बीपीएससी दे रहे हो, या बी ट्रिपल एससी दे रहे हो, आपके काम के वीडियोस जो भी आपके विषय से संबंधित हैं सब हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इनसे आपको मदद मिल रही होगी और इसी तरह अपनी पढ़ाई को जो है सही दिशा दीजिए दोस्तों। कोई भी अगर किसी भी विषय से समस्या है तो निसंकोच कमेंट करें, अपनी शंका हमें बताएं और कैसे बेहतर किया जा सकता है ज़रूर हमसे शेयर करें अपनी बात। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फिज़िक्स। और फिज़िक्स में जो है जो टॉपिक चल रहा है इस समय वो क्या है? वो है ध्वनि तरंग। क्या है दोस्तों? ध्वनि तरंग। हम तरंग गति के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है वो ध्वनि तरंग के बारे में है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि ध्वनि तरंग क्या होती है, किस तरह ये फंक्शन करती है, और हमने ये भी देखा था कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। हमने प्रमुख माध्यमों में ध्वनि की चाल को देखा था, वायु में, जल में, इनकी तुलना भी की थी एक दूसरे से। और ये देखा था कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है और सबसे अंत में गैस में होती है। तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे दोस्तों। आज हम अलग चीज़ पढ़ेंगे, ध्वनि के ही विषय में एक दूसरी चीज़ जानेंगे कि ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं। हमको इसके लक्षण जो है आज पढ़ने हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा दोस्तों? ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण। तो ध्वनि के तीन लक्षण हैं, तीन टर्म्स हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है। जो पहला टर्म है वो क्या है? ये तीनों देख लीजिए, तीव्रता है, तारत्व है और गुणता है। ठीक है, पहला क्या है? तीव्रता। दूसरा क्या है दोस्तों? तारत्व है। और तीसरा क्या है? गुणता। ये तीन लक्षण हैं, हमको तीनों को अलग अलग समझना है, अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तीव्रता। जो पहला वाला लक्षण ध्वनि का है वो क्या है दोस्तों? तीव्रता, जिसको हम लाउडनेस भी कहते हैं। लाउडनेस, क्या कहेंगे? लाउडनेस या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, लाउडनेस या इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। तो दोस्तों तीव्रता में हमको क्या समझना है? यह वह लक्षण है, ठीक है, यही वह लक्षण है, यह वह लक्षण है जिससे हमें कोई ध्वनि क्या होती है? या तो तीव्र सुनाई पड़ेगी या मंद सुनाई पड़ेगी। मतलब ध्वनि की जो तीव्रता है वो कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है। तो ये किससे जो है पता चलती है? ध्वनि की तीव्रता से, उसके लाउडनेस या इंटेंसिटी से। ठीक है, यही जो है बताता है। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए वो प्रबल है या कमजोर है, यही इसकी क्या है? तीव्रता है। वो प्रबल है या कमजोर है, ये क्या है? इसकी तीव्रता है। तो तीव्रता का देखिए एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? हमें इसके एसआई मात्रक के बारे में जानना है। सबसे पहले एसआई मात्रक किसका? माइक्रोवाट प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रति, इसका क्या होता है? एसआई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? माइक्रोवाट प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। प्रति मीटर सेकेंड, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका मात्रक। ये बहुत कम जो है प्रचलित है मात्रक, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
SI मात्रक होता है। लेकिन जिसको हम जानते हैं दोस्तों, वो क्या है, डेसिबल है। जो मात्रक हमको पता है वो डेसिबल है, वो क्या है, डेसिबल। अब डेसिबल ही हमको पता है, जो बहुत प्रचलित इसका मात्रक है। ये एक मात्रक इसका और है बेल। तो बेल का 10वां भाग है ये। बेल का क्या है, ये 10वां भाग है। डेसिबल बेल का 10वां भाग है। एसआई मात्रक आप याद कर लीजिए। एसआई मात्रक इसका क्या है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं ध्वनि की जो तीव्रता है ये किस पर निर्भर करती है। हम देखते हैं दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता है ये निर्भर किस पर करती है। ठीक है, इस स्रोत के बीच की दूरी, ठीक है, ये 3 चीजों पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता ये निर्भर किस पर करती है। पहली चीज तो ये है कि ध्वनि स्रोत की शक्ति पर। ठीक है, जो पहला है ध्वनि स्रोत की शक्ति पर। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं से किसी स्रोत से ध्वनि पैदा की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है। तो ध्वनि स्रोत की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, इस पर निर्भर करती है ध्वनि की तीव्रता। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि जो स्रोत है, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी, स्रोत और श्रोता के बीच की जो दूरी है इस पर निर्भर करती है। ठीक है, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, वो कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए यहां से कोई ध्वनि उत्पन्न की जा रही है और यहां पर श्रोता का कण है जिससे वो ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस है ये मैटर करता है। और ध्वनि का स्रोत कितना पावरफुल है। मान लीजिए आपने देखा होगा शादी ब्याह में या प्रोग्राम्स में, तो आपने देखा होगा कि जो डीजे बजता है उसकी पावर जो है ज़्यादा होती है। छोटे भी साउंड बॉक्स होते हैं, बड़े भी साउंड बॉक्स होते हैं। तो तीव्रता किस पे निर्भर करती है, वो कितना बड़ा है, उसकी पावर कितनी है, यही कहने का मतलब है। तो पहली चीज़ तो हो गया कि वो कितनी पावरफुल है, जो जहाँ से वो चीज़ निकल रही है, ध्वनि तरंग निकल रही है। दूसरी, इनके बीच की डिस्टेंस पर भी मैटर करता है। कहीं पर डीजे बज रहा है, आप उससे दूर चले जाते हैं तो आपको कम सुनाई पड़ता है। जैसे जैसे आप दूर चले जाते हैं वैसे ही वो आवाज़, ध्वनि आपको कम तीव्र सुनाई पड़ती है। तो ये इसके डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। और तीसरी चीज़ किस पर निर्भर करता है, मान लीजिए दीवार, पहाड़ों या कोई सतह जिससे परावर्तन होता है। ध्वनि का परावर्तन भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है ध्वनि की तीव्रता के लिए जिम्मेदार होता है, वो क्या होता है, ध्वनि स्रोतों से निकलती है और कहाँ से परावर्तित होके अंत में जो है वो हमारे कानों तक पहुँचती है या रिसीवर के कानों तक पहुँचती है, ये मैटर करता है। तो उसका जो परावर्तन होता है इससे भी उसकी तीव्रता निर्धारित होती है। अगर बहुत ज़्यादा परावर्तन होगा या उसका तल जो है खुरदुरा या रफ होगा, जिस तल से वो परावर्तित होती है, तो ध्वनि क्या होगी, अवशोषित कर ली जाएगी। उसकी तीव्रता क्या होगी, अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये 3 कारण प्रमुख होते हैं ध्वनि की तीव्रता के। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। एक तो स्रोत से जो है स्रोत की शक्ति होती है, दूसरा जो भी जहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ पर रिसीव हो रहा है उसके भी डिस्टेंस क्या है, और तीसरी चीज उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कितना और कहाँ हो रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, परावर्तन पर मैटर करता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ध्वनि की तीव्रता जो है जितनी भी होती है, मान लीजिए ये दूरी जो होती है, दूरी से सबसे ज्यादा ये प्रभावित होती है। जितना भी दूर आप चलते जाएंगे
वो उस उतनी ही जो है ध्वनि की तीव्रता कम होती जाएगी, लाउडनेस उसकी कम होती जाएगी। अब देखिए इसमें आपने देखा स्रोत की शक्ति, तो आप ध्यान दीजिए जो वस्तु जितने बड़े आकार की होगी, बड़े आकार की वस्तु, बड़े आकार की, जितने ही बड़े आकार की वस्तु होगी उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसका आयाम उतना ही बड़ा होगा। जितनी ही बड़े आकार की वस्तु होगी उतना ही अधिक इसका क्या होगा, आयाम होगा। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। आपने देखा होगा दोस्तों, आयाम का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड है, जो हमने देखा था, ठीक है, कि वो मैक्सिमम कितना जो है वो ऊंचाई पर जा सकती है, मैक्सिमम कितना जो है उसका आयाम हो सकता है, कितना उसकी सीमा हो सकती है, ठीक है, कणों के कंपन करने की कितनी सीमा हो सकती है। जैसे यहाँ पर ध्वनि थी, ये इसका क्या था, शीर्ष था, तो ये जो कण है ये अधिक से अधिक कहाँ किस परास सीमा तक जो है ये एम्पलीट्यूड है, किस परास सीमा तक ये दोलन कर सकता है, कितनी दूर तक ये जा सकता है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है इसका आयाम बड़ा होता है। अगर बड़ा ध्वनि स्रोत है तो आयाम क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ? तो इससे जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो अधिक होगी। अगर बड़ा आयाम होगा तो जो तीव्रता है अधिक होगी। तीव्रता क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, तीव्रता आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज और मैटर करती है, अगर ध्वनि किसी दिशा में चल रही है, गमन कर रही है, अगर उसी दिशा में वायु भी गमन कर रही है तो ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर दिशा और गति एक तरफ हो तो क्या होगा, चाल जो है ध्वनि की बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? और तीव्रता भी बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तीव्रता भी बढ़ जाएगी। अगर ये ध्वनि तरंग की दिशा है, ठीक है, ध्वनि तरंग की दिशा ये है और वायु भी इसी दिशा में चल रही है, तो क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी और तीव्रता भी बढ़ेगी। ध्वनि की चाल और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो जाएगी। तो आपको तीव्रता समझ में आ गया होगा दोस्तों। लाउडनेस या इंटेंसिटी जो है हमें समझ में आ गया होगा, इतना हमारे लिए पर्याप्त है इस चीज को समझना। चलिए अब दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा तारत्व। लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं ध्वनि की स्रोतों में चाल। ठीक है, हम देखते हैं ध्वनि की स्रोत में माध्यमों में चाल तो हम देख ही चुके हैं दोस्तों, ये नहीं देखना है। हमको देखना है तीव्रता के संबंध में कुछ आंकड़े देखने हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मतलब डेसिबल में कितने डेसिबल की ध्वनि किस चीज़ के लिए होती है, ये जरूर पूछा जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो अभी मैं आपको आंकड़े दूंगा इनको जो है रिवाइज करके याद करिएगा, बार बार याद करिएगा। यहाँ से प्रश्न सीधे पूछता है ध्वनि में। तो यहाँ हम देखेंगे ध्वनि के स्रोत देखना है और इनसे उत्पन्न जो है ध्वनि की तीव्रता है वो हमें देखना है। तीव्रता, हमें ध्वनि के स्रोत देखने हैं और उनकी तीव्रता देखनी है, जिसको हम किस में मापेंगे, डेसिबल में। किस में नापेंगे, डेसिबल में। अब आइए दोस्तों देखते हैं, पहला स्रोत देखते हैं साधारण बातचीत। अगर आपस में साधारण बातचीत हो रही है, ठीक है, साधारण बातचीत में कितने डेसिबल का शोर पैदा होता है या ध्वनि पैदा होती है। तो ये क्या है, डेसिबल में अगर हम इसको काउंट करें तो 30 से 40 डेसिबल जो है सामान्य बातचीत में ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर हुआ? ये परीक्षाओं में ये सब पूछा गया है, इसलिए आप इनको देख लीजिएगा। अब मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा जो बजता है, ऑर्केस्ट्रा में अगर देखा जाए कि कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये क्या है, 100 डेसिबल। ठीक है, 30 से 40 होती है सामान्य बातचीत में, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, 100 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए दोस्तों जेट विमान की ध्वनि देखते हैं। जेट विमान, जो जेट विमान होता है, जेट विमान में
कितना जो है ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न होती है। ठीक है, ये लगभग 150 होती है दोस्तों। 140 से 150 डेसिबल जो है कि तीव्रता की ध्वनि एक जेट विमान से उत्पन्न होती है, मतलब बहुत ही पर्याप्त ध्वनि। ठीक है, बहुत ही पर्याप्त ध्वनि। क्लियर हुआ? चलिए आइए और चीजों को देख लिया जाए। जेट विमान हो गया, साधारण बातचीत हो गई। ठीक है, और मिसाइल, मिसाइल की बहुत तेज ध्वनि की तीव्रता होती है दोस्तों। मिसाइल, मिसाइल इसकी कितनी होती है? 180 डेसिबल की तीव्रता। मिसाइल की कितनी होती है? 180 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब जो आपको समझना है कि मानव के लिए, मानव के लिए कौन सी ध्वनि, कितनी तीव्रता की ध्वनि जो है सेफ है। क्या इसका कोई आंकड़ा है? बिल्कुल है दोस्तों। WHO, WHO जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो है मानक बनाया है। वो मानक क्या है? 45 डेसिबल का। ठीक है, 45 डेसिबल का ये है 45 डेसिबल का मानक, कि 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, जो 30 से 40 आपने देखा सामान्य बातचीत का, ये ध्वनि सबसे आदर्श होती है मनुष्य के कर्ण के लिए। ठीक है, मनुष्य के कानों के लिए सबसे आदर्श जो है ध्वनि होती है 45 डेसिबल की ध्वनि। इससे ज्यादा की ध्वनि जो है मतलब नुकसान ही करती चली जाती है। जैसे अगर 75, लगभग मान लीजिए 75 तक तो ठीक है, लेकिन अगर 75 डेसिबल तक की ध्वनि है, इससे ज्यादा की ध्वनि, 75 डेसिबल तक चल जाता है, एडजस्ट कर लेता है कान, लेकिन अगर 75 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि होगी तो दोस्तों याद रखिएगा, कान के लिए खतरनाक होगी। कान के लिए क्या होगी? खतरनाक होगी। मतलब मनुष्य के कानों के लिए 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो क्या होती है? नुकसानदायक होती है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, मतलब 45 आदर्श जो WHO ने एक पैमाना दिया है। ठीक है, 45 आदर्श है, 75 से ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, मनुष्य के कानों के लिए। अब आपको क्या देखना है? अब चलिए ठीक है, अब मान लीजिए 75 से अधिक हो रही है तो क्या? अगर 85 हो गई तब 85 डेसिबल हो गई, मान लीजिए 85 डेसिबल से अधिक, 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि अगर हो गई तो कन्फर्म है कि आदमी क्या हो जाएगा? बहरा हो जाएगा। 75 तक तो ठीक है, लेकिन 75 से ऊपर जैसे ही अब आप बढ़ेंगे वो खतरनाक होती जाएगी। मतलब 85 तक ही पहुंचते पहुंचते इंसान बहरा हो जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? 150, अगर मान लीजिए 150 कर दें, 150 डेसिबल, 150 डेसिबल तक की ध्वनि में क्या होगा? जेट विमान में आपने देखा है 150, 140 से 150 तक होती है जेट विमान की ध्वनि। अगर जेट विमान की ध्वनि मनुष्य के कान तक पहुंचती रहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पागल हो जाएगा। मतलब 150 बहुत ही ज्यादा है, 85 तक तो बहरा हो ही जा रहा है, 150 तक क्या होगा? वो पागल हो जाएगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। तो ये चीज जान लीजिए, 150 डेसिबल मतलब मोस्ट डेंजरस है। मनुष्य जो सुन सकता है वो 130 डेसिबल की ध्वनि अच्छे से सुन सकता है। मनुष्य के लिए जो है 130 डेसिबल की ध्वनि तक जो है वो उसके बस में है सुनना, इसके बाद जो है मुश्किल है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो हो गए ध्वनि की तीव्रता के अलग अलग उदाहरण। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट जो है हमारा तारत्व। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तारत्व के बारे में। ठीक है, जिसको हम पिच कहते हैं। हम देखेंगे दूसरा जो है क्या? तारत्व। तारत्व का मतलब होता है पिच। अब पिच को समझेंगे कि पिच क्या है। यही एक ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा हम कहते हैं कि ध्वनि क्या है? पतली है या मोटी है। मतलब
ध्वनि ग्रेव है या श्रील है, ग्रेव है या श्रील है। ग्रेव या श्रील जो है इसी पे डिपेंड करता है तारत्व पर या पिच पर। क्लियर हुआ? तारत्व या पिच पर जो है वो ध्वनि पतली है या मोटी है ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, ठीक है, क्या कहेंगे इस पे? मोटा, मोटी या पतली, मोटी या पतली इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या तो ये ग्रेव होगी या तो क्या होगी, श्रील होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, तारत्व तो आपको किस पे निर्भर करता है, ये जो पीछे किस पे निर्भर करता है, ये ध्वनि का जो तारत्व है ये किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, इसी पे डिपेंड करता है तारत्व। ठीक है, जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना ही अधिक तारत्व होगा। ठीक है, उतनी ही अधिक जो है क्या होगा, ध्वनि तीक्ष्णता बढ़ती जाएगी। मतलब अगर आवृत्ति को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, तीव्रता जो है, नहीं तीव्रता नहीं, तीक्ष्णता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीक्ष्णता, तीव्रता और तीक्ष्णता में फर्क होता है। अगर हम इसको बढ़ाते जाएं आवृत्ति को तो तीक्ष्णता जो है या पिच इसको कह सकते हैं, तारत्व कह सकते हैं, ये क्या होगा, बढ़ती जाएगी। ये जरूरी नहीं कि अगर जो है तीव्रता अधिक हो तो तारत्व अधिक होगा। तारत्व और तीव्रता अलग अलग, तारत्व और तीव्रता अलग अलग चीज है। लेकिन आवृत्ति अगर बढ़ेगी, अगर माध्यम के कणों का जो दोलन होता है, कितनी बार दोलन होता है, आवृत्ति आपको पता है 1 सेकंड में कितनी बार दोलन हो सकता है, तो वो जो है अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, पिच जो है बढ़ती चली जाएगी, तीक्ष्णता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कंडीशन है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, बच्चों की और बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा बच्चों की आवाज बहुत पतली होती है और स्त्रियों की आवाज भी पतली होती है, इसलिए कानों में स्पष्ट सुनाई देती है, इसकी तीक्ष्णता जो है अधिक होती है। जो भी आपने प्लेटफॉर्म पे आवाज़ सुनी होगी अनाउंसर की, या बहुत जगह आपने देखा होगा स्त्रियों की आवाज़ को प्राथमिकता दी जाती है अनाउंसमेंट के लिए। ऐसा क्यों होता है? उनकी ध्वनियों में जो होता है आवृत्ति अधिक होती है, और आवृत्ति अधिक होने की वजह से तीक्ष्णता या पिच या तारत्व तो अधिक होता है, जिसके द्वारा जो है वो क्या होती हैं, अच्छे से बहुत ही स्पष्ट सुनाई पड़ती है। तो याद रखिएगा, बच्चों में और स्त्रियों की ध्वनि में क्या होता है, इसका मतलब ध्वनि में तारत्व जो होता है या पिच जो होती है अधिक होता है। इसका मतलब हुआ कि उनमें तारत्व जो है अधिक होता है। तीव्रता कम भी होगी तो भी तारत्व अधिक होगा। दोनों में अलग अलग संबंध है। तारत्व होने के लिए आवृत्ति होना जरूरी है, आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व अधिक होगा, न कि तीव्रता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके उदाहरण क्या है, स्त्रियों की आवाज हो गई, बच्चों की आवाज हो गई, और क्या है, मच्छरों की भिनभिनाहट, मच्छरों की भिनभिनाहट जो होती है, इनकी भिनभिनाहट मक्खियों की होती है, मच्छरों की क्या होती है, भनभनाहट, जो कान में आपके जो है ये शोर करते हैं, कान के पास आके जो ये शोर पैदा करते हैं। चूंकि इतनी तेज आवृत्ति पैदा करते हैं, इतनी अपने पंखों से इतनी तेज आवृत्ति की तरंगे पैदा करते हैं कि इसका जो तारत्व होता है बहुत अधिक होता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। जबकि इनकी जो तीव्रता बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन तारत्व अधिक होने से आपको इरिटेशन होता है। ठीक है, मच्छरों की भनभनाहट हो गया। ठीक है, चिड़ियों की आवाज हो गई, चिड़ियों की आवाज या चिड़ियों की
आवाज या चहचहाहट, जो ये आवाज करती है। चहचहाना, इनका चहचहाना या इनका आवाज करना भी क्या होता है, ये अधिक तारत्व को दिखाता है। क्लियर हुआ। मच्छर और चिड़ियों की आवाज भी इसी का उदाहरण है। एक यंत्र होता है दोस्तों सोनोमीटर। सोनोमीटर, सोनोमीटर यंत्र से भी जो है क्या होता है, अधिक तारत्व की ध्वनियां पैदा की जा सकती हैं। ठीक है। और क्या होता है, अगर मान लीजिए एक पतला हुआ तना तार हो, मान लीजिए एक तना हुआ पतला सा तार है, ठीक है, तो दो आधार से बंधा हुआ, अगर आप इसको ऐसे छेड़ेंगे, ठीक है, धीरे से छेड़ेंगे तो बहुत ही अधिक तारत्व की ध्वनि पैदा होगी। तो ये भी जो है इसमें भी तारत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है। जितना ही अधिक तना होगा तार, वो उतना ही अधिक तारत्व की ध्वनि पैदा करेगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए, तारत्व भी आपको समझ में आ गया होगा। अधिक प्रबल ध्वनि का तारत्व, मान लीजिए बहुत अधिक प्रबल ध्वनि है, प्रबल ध्वनि है, मान लीजिए तीव्रता, प्रबल का मतलब हो गया तीव्रता, तो बहुत ही प्रबल ध्वनि है, बहुत तीव्र ध्वनि है, तो उसका तारत्व क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, कम होगा, अधिक होगा, क्या होगा। अगर बहुत ही प्रबल ध्वनि है तो तारत्व पे क्या फर्क पड़ेगा, तारत्व या पिच पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न तो कम न ज्यादा। ठीक है। क्लियर हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए शेर की जो दहाड़ होती है, शेर की जो दहाड़ है, जब शेर रोलिंग करता है तो दहाड़ में क्या होती है, प्रबल ध्वनि होती है। क्या होती है दोस्तों, प्रबल ध्वनि होती है। लेकिन इसका जो तारत्व होता है, तारत्व क्या होता है, कम होता है। इसका शेर की दहाड़ क्या है, प्रबल ध्वनि है। शेर की दहाड़ क्या है, प्रबल ध्वनि है, लेकिन इसका तारत्व क्या है, कम होता है। तो मतलब प्रबलता का या दुर्बलता का कोई फर्क नहीं पड़ता तारत्व पे। क्लियर है, ये बात आप याद रखिएगा। मच्छर की जैसे भिनभिनाहट है, अब यही उल्टा एग्जाम्पल देख लीजिए। मच्छर की भनभनाहट, इसका क्या है, दुर्बल है ध्वनि, ये क्या है, दुर्बल ध्वनि है, लेकिन तारत्व क्या है, अधिक है। इसका तारत्व क्या है, अधिक है। क्लियर हुआ। तो ये आपने तारत्व समझ लिया, पिच को समझ लिया दोस्तों। पिच जो है महत्वपूर्ण होती है, तीक्ष्णता महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसका जो है संबंध प्रबलता से या तीव्रता से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध आवृत्ति से होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से होता है। आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक। क्लियर। चलिए ठीक है, ये भी हमने देख लिया दोस्तों। आइए देखते हैं, आइए गुणता भी देख लिया जाए दोस्तों। आइए देख लेते हैं गुणता क्या है। ठीक है, गुणता या क्वालिटी। तीसरा, गुणता या क्वालिटी। गुणता या क्वालिटी क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, अब ये कह रहा है कि मान लीजिए समान तीव्रता हो, मान लीजिए ध्वनि में, किसी ध्वनि में मान लीजिए तीव्रता और तारत्व दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, ये लाउडनेस है, ये पिच है। तीव्रता और तारत्व समान हो तब कैसे पता चलेगा, गुणता के आधार पे ही क्या करते हैं, हम उनमें अंतर करते हैं। मान लीजिए उनकी पिच समान है, उनकी तीव्रता समान है, तो क्या होगा, ये जो लक्षण है गुणता का, क्वालिटी का, क्वालिटी ही जो है फिर इनमें अंतर पैदा करता है, इनसे अंतर नहीं पैदा होगा। जैसे मच्छर की भनभनाहट
और शेर की दहाड़ में तो प्रबलता, दुर्बलता और कम तारत्व तो अधिक तारत्व का अंतर है। लेकिन मान लीजिए एक ही समान तारत्व और जो है तीव्रता का कोई वाद्य यंत्र बजाया जाए, दो वाद्य यंत्र बजाए जाए, ठीक है, तो उसमें आप अंतर कैसे कर पाएंगे? सिर्फ यही गुण से। ये जो गुणता होती, इसकी क्वालिटी होती, वो डिफ्रेंशिएट कर देती है। कैसे? आइए और अच्छे से समझे इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके दो परिचित कहीं जा रहे हैं, ठीक है, दोनों परिचितों ने एक साथ आपको आवाज दी, ठीक है, एक साथ आपको आवाज दी, रास्ते में आप खड़े हैं, तो उन दोनों परिचितों ने एक साथ आवाज दी। मान लेते हैं उनकी तीव्रता वो एक निश्चित दूरी पर बराबर आपसे बराबर निश्चित दूरी पर खड़े हैं, दोनों एक जगह खड़े हैं। ध्वनि से स्रोत की जो है, ध्वनि के स्रोत से श्रोता तक की दूरी समान है। अगर वो समान तीव्रता से और समान तारत्व की ध्वनि से आपको बुलाते हैं तो भी आप उनकी ध्वनियों में अंतर कर लेंगे। यही अंतर कर पाने की क्षमता किस वजह से होती है? ध्वनि के इस लक्षण की वजह से होती है, जिसका नाम क्या है? गुणता या क्वालिटी। इसका नाम क्या है? गुणता या क्वालिटी। ये पिच होता है और ये क्या होती है? लाउड इंटेंसिटी कह लीजिए, इंटेंसिटी, ठीक है। ये तीनों क्या है? ध्वनि के गुण है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम तीनों को जो है तीनों के माध्यम से ही ध्वनि का निर्धारण करते हैं। अब देखिए अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजता है, गुणता में देखिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजता है, हर इंस्ट्रूमेंट को आप अलग अलग पहचान पाते हैं। मान लीजिए सबकी तीव्रता एक जैसी भी हो, तारत्व एक जैसा भी हो, तो भी हम उनको अलग अलग किस वजह से पहचानते हैं? ये गुणता की वजह से ही पहचानते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, गुणता महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब देखिए और क्या समझना है आपको? ध्वनि के लक्षण तो हो गए दोस्तों, ठीक है, ध्वनि के लक्षण तो आपने समझ लिया। अब आपको एक चीज समझनी है, स्वर अंतराल। आपको क्या देखना है? स्वर अंतराल, स्वर अंतराल आपको समझना है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई वाद्य यंत्र मान लीजिए कोई ढोलक है, ठीक है, मान लीजिए ये ढोलक है। अब ये ढोलक है, अगर ये ढोलक एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है, एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है, अगर कोई भी ध्वनि का स्रोत, कोई भी ध्वनि, ठीक है, कोई भी वाद्य यंत्र एक ही आवृत्ति की ध्वनि पैदा करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर कोई वाद्य यंत्र एक ही आवृत्ति की ध्वनि पैदा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए ठीक है। अब देखिए स्वर तो हमें समझ में आ गया। अब मान लीजिए एक साथ दो स्वर बजाएं, ठीक है। अब क्या हुआ? एक साथ दो स्वर बजाएं और उनका प्रभाव उनकी आवृत्तियों के अंतर पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी आवृत्ति अलग है, इसकी आवृत्ति अलग है, और मान लीजिए कोई दूसरा बाजा बज रहा है, ठीक है, इसकी आवृत्ति अलग है, इसकी आवृत्ति क्या है दोस्तों? अलग है। तो याद करिए इनकी आवृत्ति का जो अंतर होता है, इस पे निर्भर नहीं करता। क्या निर्भर नहीं करता? स्वर अंतराल। स्वर अंतराल किस पे निर्भर करता है? स्वर अंतराल किस पे निर्भर करता है? इनके अनुपात पर। मतलब दो वाद्य यंत्रों, मान लीजिए दो स्वरों की आवृत्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? स्वर अंतराल। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो आवृत्तियों के अंतर नहीं, यहाँ क्या? अनुपात। वो किस अनुपात में उनकी आवृत्ति है
इसी को क्या कहते हैं हम? स्वर अंतराल कहते हैं। मतलब स्वर अंतराल क्या है दोस्तों? दो विभिन्न स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को हम स्वर अंतराल कहते हैं, जिससे पता चलता है कि अलग अलग साउंड बज रहा है। जब म्यूजिक बजता है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं। आप आवृत्तियों के अनुपात में अंतर की वजह से ही आप स्वर अंतराल को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि से संबंधित जो चीजें हैं दोस्तों लगभग कंप्लीट हो गई। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में कोई समस्या है तो आप बिल्कुल पूछिएगा। और दोस्तों याद रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप फ्रीक्वेंसी हो, चाहे एम्पलीट्यूड हो, आयाम हो, चाहे तीव्रता हो, चाहे वो पिच हो, आप इनको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। बच्चों में और स्त्रियों में तीव्रता भले कम हो, लेकिन उनकी पिच या तारत्व अधिक होता है, इसलिए पतली और तीक्ष्ण आवाज़ सुनाई पड़ती है। मच्छर की भनभनाहट भी इसका उदाहरण है। अब देखिए, शेर की जो दहाड़ है ये प्रबल ध्वनि का उदाहरण है। शेर की दहाड़ क्या है? प्रबल ध्वनि का उदाहरण है, लेकिन उसकी पिच या तारत्व तो कम होता है। तो इस तरह चीज़ों को आप, इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर दिमाग में रखिएगा। सवाल जो पूछता है उदाहरणों से संबंधित सवाल पूछता है। और यहाँ पर इस क्लास में कुछ चीज़ें और जो हमने आपको बताई डेसिबल वाली, कि सामान्य बातचीत का जो है डेसिबल कितना होता है, अगर मिसाइल दागी जाए तो उसका डेसिबल कितना होता है, शोर मनुष्य के कान के जो श्रवण क्षमता है कितने तक कंफर्टेबल है, 45 तक आदर्श है WHO के हिसाब से, 75 तक भी ठीक है, लेकिन 75 के बाद जो है बहुत हानिकारक स्थिति हो जाएगी। 85 डेसिबल तक बहरा हो जाएगा, 85 डेसिबल तक बहरा हो जाएगा। और लगभग अगर 150 डेसिबल की ध्वनि कान में पड़ी तो मनुष्य पागल हो सकता है। ये सारे जो फैक्ट्स हैं आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा ध्यान से, परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।